प्लानिंग पूरा फिक्स है। हाँ। कौन कौन गधे ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं ये एक बार देख लो। ब्रेक और एक चाहिए क्योंकि आज बाबू भैया एकदम मस्त चमका के पढ़ेंगे। ठीक है, लंबा खींचेंगे आज। आज या तो सिलेबस खत्म या तो विशाल सर खत्म। विशाल सर को नहीं खत्म करना है। अच्छा, पॉलिटी भी पढ़ना है। अरे तब मजा आएगा ना बेड़ू। मेंस का, और मेंस के बाद, और इंटरव्यू के बाद। मतलब नहीं मरने दोगे तुम लोग। चलो थैंक यू। चलो गाइस, तो कल अपन कहाँ तक पढ़ लिए थे एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो मेरे को। आए, ब्लैक होल ट्रेजरी हो गया था। चलिए तो आगे शुरू करें, कर दें, कर देते हैं। कौन कौन है ऑनलाइन, पहले अपना नाम गांव पता बताओ, नहीं तो मैं माइक बंद कर दूंगा, बता रहा हूँ। नाम गांव पता बताइए गाइस। बाप दादा के नाम बताओ जल्दी से। क्या हो गया तेरे को, क्या है इसे, गर्लफ्रेंड छोड़ दी क्या? तो ऐसे काहे मुंह बना के बैठा है, ऐसे ही मुंह है। कौन? ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे याद करने वाले बहुत हैं। वो भी एक जुड़ जाएगा, आ जाएगा वो, डोंट वरी। हाँ? अबे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम्पल याद करोगे। चलो, सो अपन पढ़ रहे हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी बंगाल से कैसे। अरे अजनीरा भैया गुड मॉर्निंग, आज कैसे सूरज किधर उग गया? चलो, अंतिम साल में पढ़ लेते हैं सर से, पता चला नेक्स्ट ईयर पढ़ाए ना पढ़ाए। चलो इधर देखो, सो अपन लास्ट में एंग्लो फ्रेंच वॉर पढ़े थे, ठीक है, जिसको हम कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं, है ना गुरुजी? हाँ बोलते जाओ हाँ ना। ठीक है, कार्नेटिक वॉर में हमने 3 वॉर देखा था, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। रीजन क्या था इसका? बैटल ऑफ अंबूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव वाला आरकोट पे हमला, और यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यहाँ पे डुप्लेक्स की पॉलिसी, और यहाँ पे 7 ईयर वॉर, यहाँ पे वॉन्डिवर्स हुआ था, है ना? मतलब ये अपन पढ़ चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया ये साउथ में कार्नेटिक यहाँ पे है, हैदराबाद यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा क्या सूझ गया भाई कि डायरेक्ट चल दिए ऊपर, इधर लड़ लो, इधर तो है ना, मैसूर है, मराठा है, त्रावणकोर है। बट नहीं, अंग्रेजों को सीधे जाना था कहाँ? ब्रिटेन। क्यों, अरे सॉरी ब्रिटेन बोल रहा हूं, बंगाल। वाई, क्या ऐसा रीजन था कि बंगाल पहुंचना था उनको? ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या था। तो सबसे पहला रीजन आप लिखोगे या समझोगे, जो भी कर लो, कि भैया इस टाइम पीरियड तक पहला रीजन कि मराठा अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और मराठा से लड़ने की अभी इनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। लिखते भी जाओ, डिक्टेशन नहीं रहेगा, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। तो मराठा अभी कहाँ थे? आपके पावरफुल थे, तो मराठा से इन लोग तो लड़ नहीं सकते। दूसरी चीज है कि इनको रिसोर्सेस चाहिए थी, और रिसोर्सेस वो मिल रहा था कहां से?
बंगाल से क्या क्या रिसोर्सेस मिल रहा था अभी बताऊंगा। तो बंगाल से रिसोर्सेस अच्छा खासा मिल रहा था। दूसरी चीजें कि यहाँ पे इनकी पॉलिटिकल कंडीशन बहुत अच्छा थी, ठीक है, और साथ में इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छा था। कहाँ पे? बंगाल में। तीसरा चीज कि यहाँ पे जो ट्रेटर्स थे, ट्रेटर्स का मतलब होता है गद्दार नहीं, गद्दार बोल सकता है बट सत्ता की भूख समझ सकता है, सत्ता के भूखे लोग बहुत थे, गद्दार भी बोल सकते हो। इसमें एक जीता जागता एग्जाम्पल है आपका मीर जफर, सुने होंगे इसका नाम। तो ट्रेटर यहाँ पे बहुत ज्यादा थे। आप मीर जफर का नाम सुनो, उसी टाइम पीरियड पे, इससे पहले घसीटी बेगम का हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। तो ये कुछ ना कुछ रीजन थे कि क्यों हम साउथ इंडिया से डायरेक्टली कहाँ चले गए? नॉर्थ इंडिया, ठीक है। हम नीचे नहीं लड़े और फाइनली मराठा को छोड़ के, मैसूर को छोड़ के, त्रावणकोर को छोड़ के हम डायरेक्टली बंगाल की तरफ चल दिए। ये रीजन था, ठीक है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे अच्छा था। कहां पे? बंगाल में। लिख लियो इसको, तो ये टॉपिक डालो, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ बंगाल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बंगाल। पहला कंडीशन इसमें कि शाहजहां का बेटा था सूजा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पीछे से जाते हैं। शाहजहां का बेटा कौन? सूजा। सूजा को हम बनाए गवर्नर, सूजा गवर्नर बनाए, कहां का? बंगाल का। और ये जो था, ये ब्रिटिशर्स को अच्छा खासा एनुअल पेमेंट पे इनको ग्रांट दे दिया। 3,000 एनुअल पेमेंट पे, मतलब साल का 3,000 रुपए दो और आपको जो भी व्यापार करना है अच्छे से व्यापार करो, ठीक है। तो इसने क्या किया? 3,000 एनुअल पेमेंट पे, याद रखना, पर ईयर। देख रहे हो कितना सस्ता में दे दिया। ग्रांट टू कैरी ऑन ट्रेड इन बंगाल, यानी कि बंगाल में व्यापार छूट, जो भी व्यापार करना है आप करते रहो। तो पहला रीजन था। अब समझो कि 3,000 रुपए उनके लिए क्या ही है। 3,000 रुपए में आप पूरे बंगाल का ट्रेडिंग पास दे दिए कि आप ट्रेड करो, व्यापार करो, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। सेम फिर अगर हम देखें 1698 में, तो शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। और औरंगजेब का एक बेटा था अजीम उल शान, बताया था मैं पहले ही। तो 1698 में अब यहां का गवर्नर कौन बना? अजीम अस शान, अजीम उस शान। और ये था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। इसने भी ग्रांट देना शुरू कर दिया, ये जमींदारी राइट्स दे दिया, ठीक है। जमींदारी राइट्स का मतलब है कि उन जमीन से आप जितने भी टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं वो अपने पास रखो, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग राइट्स दे दिए, पैसा ही पैसा। आप जमींदारी दे दिए, यानी कि इनको जमींदारी भी मिल गया। जमींदारी राइट्स, कहां कहां का जमींदारी राइट्स मिला? तो ये याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 गांव का मिला था इनको, कौन कौन? तो सूतनती, सूतनती, कालीकट, गोविंदपुर। सूतनती, कालीकट एंड अजय गोविंदपुर, ठीक है। अब सोचो
आपने सिर्फ जमींदारी राइट्स नहीं दिया सर, आपने पूरा लैंड की रेवेन्यू दे दी, जितने भी टैक्स आते थे सारा टैक्स दे दिया। अब समझो कि पूरा जमींदारी मिल गया, है ना, इधर ट्रेड कर रहे हो, और साथ में फारूक सियार क्या दिया था इनको, फारूक सियार 1717 में क्या दे दिया, पास, जिसको हम दस्तक बोलते हैं, ठीक है, पास ग्रांट करना, कि आप सबको पास ग्रांट करो। तो ये अपनी जो व्यापार करते थे, ट्रेडिंग करते थे, उसमें इनको पास भी मिलना शुरू हो गया, यानी कि टैक्स भी नहीं लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रीजन था इनकी पॉलिटिकल ज्यादा आगे बढ़ने का, इवन आपके साथ साथ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव का, ठीक है। तो ये पावरफुल हो चुके थे अब बंगाल में, बंगाल से पैसे मिल रहा था, बंगाल से इनको रेवेन्यू मिलना शुरू हो गया अच्छा खासा, जमींदारी राइट से 3 जगह का जमीन मिल गया इनको, कहाँ कहाँ, सूतनती, कालीकट और गोविंदपुर। और इसके बाद फाइनली इन्होंने क्या सोचा कि अब हम बंगाल पे जा सकते हैं। बट स्टिल अभी तक ये बंगाल पे क्यों नहीं गए, क्योंकि हमने देखा था बंगाल पे शुरुआती शासक था मुर्शिद कुली खान। कनेक्ट करना, ये सब पढ़ चुके हो, मैं बस कनेक्ट करवा रहा हूं। मुर्शिद कुली खान, एक्चुअल में मैं ग्राउंड बना रहा हूं बैटल ऑफ प्लासी का, ठीक है, तो आज हम प्लासी लड़वा देंगे। मुर्शिद कुली खान कब बना था, 1770 से 27। मुर्शिद कुली खान ताकतवर था, इस समय पे औकात नहीं थी अंग्रेजों की यहां पे आने की। इसके बाद अली वर्दी खान तक बिल्कुल बंगाल क्या रहा, सेफ रहा। अली वर्दी खान का समय क्या था, 56 तक, मतलब कि 56 तक बंगाल पूरी तरीके से सेफ था। यहां तक आप बोल सकते हो बंगाल सेफ है। बट जैसे ही अली वर्दी खान की मृत्यु हुई, अब यहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन देखने को मिलना शुरू हो गया। किसके किसके बीच, घसाती घसीटा ने घसेटी। तो यहां पे सिराज आ गया, सिराज बिल्कुल एकदम यंग था, यंग ब्लड। प्रॉब्लम इसमें यह था कि बहुत ज्यादा तैस में आ जाता था, अब मार दूंगा काट दूंगा वाले, ठीक है, एकदम सोचता ही नहीं था। इसकी हर पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत साबित होती थी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि सिराज यंग है, साथ में इसी समय पे आप घसेटी बेगम वाला देख रहे हो, घसेटी बेगम का प्रॉब्लम चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो, इसका बेटा शौकत जंग के साथ भी इसकी लड़ाई हो रही है, शौकत जंग। तो ये कहीं ना कहीं रिबेल करने के लिए रेडी है। तो अब जब सिराज का टाइम पीरियड में सिराज जब कमजोर हुआ, तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि बेटा यही समय है, अब मार दो। तो इन्होंने अपना परचम लहरा दिया। लेकिन इसके पीछे का रीजन है, मैं बताऊंगा, बट यहां तक अभी नोट डाउन कर लो। समझते भी जाओ, नोट डाउन करते भी जाओ, कोई डाउट है यहां तक तो बताते भी जाओ। यहां तक अब ब्रिटिशर्स को लग गया था कि हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज कि सिराज, मतलब सिराज के राइवल बहुत ज्यादा थे, घसेटी बेगम हो गई, शौकत जंग हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हम जो ट्रेटर्स की बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे मीर जफर हो गया, ये इनका साथ दे देगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब वो फ्रेंच से लड़ा, ठीक है, और कार्नेटिक में विजय हुआ, भाई साहब एकदम फुल कॉन्फिडेंस में था कि बेटा देख लूंगा तेरे को बाहर, हाँ, तो कॉन्फिडेंस भी आ गया, ठीक है। और इधर से मीर जाफर भी अपना हो गया, ऊपर से जो ये हमारा सिराज है, इसके टाइम पीरियड पे इन लोग भी आ गए। तो कहीं ना कहीं ये कमजोर हुआ और ब्रिटिशर्स अपने आप को
हाई कॉन्फिडेंट समझने लगे और पावरफुल समझने लगे। तो यहाँ ये रीजन हुआ कि क्यों इन लोग बंगाल में आके आक्रमण करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन भी लिख सकते हो आप अगर चाहो तो। 3 पॉइंट क्या क्या? पहला, सिराज की पावर जो है वो कम होने लगी। यहाँ पे राइवल ग्रुप जो है, जहां पे इंग्लिश नहीं समझ में आएगा बताना, राइवल ग्रुप का मतलब विद्रोही समूह। तो राइवल ग्रुप बढ़ना शुरू हो गए। एग्जाम्पल में आप ये दोनों लिख सकते हो, घसेटी बेगम और शौकत जंग। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ट्रेटर्स थे, ट्रेटर्स मतलब आपके गद्दार या विद्रोही, गद्दार छोड़ो, ये इसमें आप मीर जाफर को जोड़ सकते हो, ये भी ब्रिटिशर्स को साथ देने के लिए रेडी था। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो कॉन्फिडेंट थे। काहे को लेके? अरे भैया अभी अभी फ्रेंच को मार के आया हूं। ठीक है, तो जब फ्रेंच को मार दिया, कार्नेटिक में जीत गया, ठीक है, हैदराबाद में जीत गया, तो इनको तो जीत ही सकता हूँ। तो ये 3 रीजन था कि इन्होंने कैसे बंगाल पे आक्रमण किया। लिखिए इसको, बोला ना लिखते जाना। हाँ ठीक, थोड़ा फास्ट लिखना। समझ में आ रहा है? फास्ट थोड़ी हो रहा है। हाँ, आ रहा है समझ में ना? ठीक। अब इसके पीछे की कहानी को समझो। हो गया यहां तक गुप्ता? जल्दी जल्दी लिखना। जब ब्रिटिशर्स ये इंटरफेयर करना शुरू कर दिए, ठीक है, मीर जफर से बात करना शुरू कर दिए, इधर घसेटी बेगम से शुरू कर दिए, तो इसकी तो भाई सनकेगी ऑफ कोर्स कि भाई तू मेरे फटी में हाथ क्यों डाल रहा है, मेरे दुश्मन से तू क्यों दोस्ती कर रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे इसने क्या किया, याद है आपको 200 साल पहले हमने एक फोर्ट विलियम के बारे में पढ़ा था, याद है? तो उसके गवर्नर थे रोगर ड्रेक। पूरे कहानी को समझना, रोगर ड्रेक ये थे गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, इन पे जो सिराज था, सिराजुद्दौला है बट मैं सिराज लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सुजा बाद में आएगा, सिराज पहले आया है, ऐसे भी याद रख सकते हो। आई के बाद ही यू आता है, ठीक है, तो सी पहले आएगा। ठीक है, चलो, तो सिराज ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कहां पे? फोर्ट विलियम में, और इसको जीत लिया। और जीतने के बाद इसने अपने एक ऑफिसर को दे दिया। बट प्रॉब्लम ये था कि ये जो ऑफिसर था वो सिविलियन ऑफिसर था, सिविलियन ऑफिसर को दे दिया। ये सिविलियन ऑफिसर क्या होता है, जैसे मान लो एक आईएएस ऑफिसर है और एक आपका कर्नल है, तो कर्नल आपका जो है मिलिट्री ऑफिसर है आर्मी का, और ये आपका सिविलियन। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो इसको देना चाहिए था किसी आर्मी के मेंबर को, आर्मी के सदस्य को, बट इसने दे दिया किसको, सिविलियन ऑफिसर। और सिविलियन ऑफिसर कौन था, मानिक चंद। मानिक चंद। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं फैक्ट पे, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। मानिक चंद को जैसे इसने दिया, अब यहाँ पे जब सिचुएशन गड़बड़ा गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा फोर्ट था ब्रिटिशर्स के लिए, और इतने बड़े फोर्ट में जब इसको हार मिली, तो इस सिचुएशन में इसको तो आना ही था। किसको? अभी यहाँ पे हीरो कौन था हमारा, रॉबर्ट क्लाइव। यही तो अभी हीरो चल रहा है, समझ में आ रही है? तो ये आ गया पिक्चर में,
और इसने आते ही 3 स्टेप लिए। कौन कौन से वो समझो। ही टुक 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। अब इसने क्या स्ट्रेटजी अपनाया ये ध्यान से समझना। पहला स्टेप इसने लिया, ये मनिक चंद को खरीद लिया। ठीक है, जो सिविलियन ऑफिसर था मनिक चंद को ब्राइब देकर खरीद लिया, मतलब अपने में मिला लिया। तो एक हमारे साइड हो गया। ठीक है, दूसरा काम किया कि ब्लैक होल ट्रेजरी जो हुआ था उसके लिए सिराजुद्दौला को ब्लैकमेल करने लगा कि तूने ब्लैक होल में मारा है लोगों को, ब्लैक होल से ब्लैकमेल। ठीक है, तो डिफेम करना शुरू कर दिया। तो दूसरा क्या लिखोगे, डिफेम सिराज। काहे के लिए डिफेम कर रहा है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए इसने डिफेम करना शुरू कर दिया। डिफेम का मतलब होता है, आप बोल सकते हो बदनामी करना शुरू कर दिया। तो ये 2 सिचुएशन। इसके अलावा मीर जाफर को अपने में मिला लिया। ठीक है, तो ये मीर जाफर के साथ भी मिल गया। तो इसके 2 महत्वपूर्ण जो आर्मी या फिर जो ऑफिसर थे, कौन कौन, मीर जाफर और मानिक चंद, दोनों किसके साथ मिल गए, ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ। और जब अंग्रेज यहाँ पे फाइनली पावरफुल हुए तो इसने ये समझ लिया कि भैया अब सिचुएशन बढ़िया है, अब चलो लगे हाथों मारते हैं किसको, सिराजुद्दौला। तो यहीं पे हुआ बैटल ऑफ प्लासी। टाइम पीरियड 1757। कौन कौन लड़ा, इधर सिराज वर्सेस आपका ब्रिटिशर्स। ठीक है, सिराज वर्सेस ब्रिटिशर्स लड़े। इसमें फायदा किसको हुआ, नेक्स्ट मीर जफर को, क्योंकि मीर जफर बोला था कि अगर मैं साथ दूंगा तो मुझे नया नवाब बनना है। तो मीर जफर बन गया आपका न्यू नवाब। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहां तक आपका फाइनली सिराजुद्दौला। एक्चुअल में सिराजुद्दौला अटैक किया था ईस्ट इंडिया कंपनी पे। क्यों, क्योंकि ये जब पता चला इसको कि मेरे 2 ऑफिसर को तुम मिला लिए हो तो भाई ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। तो फाइनली उसने अटैक कर दिया। ठीक है, तो याद रखना सिराज ने अटैक किया था ईस्ट इंडिया कंपनी पे, बट फाइनली वो हार गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। पलास का फूल समझोगे, पलास का पौधा, तो वहां पे बहुत ज्यादा था उस एरिया में, इसलिए इसको प्लासी नाम दिया गया। ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो अब प्लासी के युद्ध में फाइनली इसकी मतलब प्लासी के युद्ध में क्या क्या प्लंडर हुआ इसके बारे में अपन देखना है, और उसके बाद फिर आगे हम मीर जफर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक लिख लो पहले। वाओ ग्रेट। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक, प्लासी युद्ध समझ में आया कि कैसे बैकग्राउंड आया। मैं पूरा एक कहानी की फॉर्म में बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक डालो, मीर जफर। रीजन भी बता रहा हूं, कहानी भी कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, एकदम समझो कि अभी हम 1757 में है। उधर से मीर आ रहा है, बोला चाचा पैसा चाहिए क्या, ये लो। हमें क्या चाहिए, हमें गद्दी चाहिए, हम साथ देगा तुम्हारा, चलो आ जाओ। इधर से मनिक चंद, हम हूँ, हमको भी रखो, चलो आ जाओ तुम भी। सिराज बोलता है तू साला मेरे ऑफिसर को लेगा, और दे दनादन। तो बोलता है अबे 3 लोग हैं अपन, देख के बात कर। ठीक है, अब तीनों मिलके जो उसको धोए हैं सिराज को, बेचारा निपट लिया। अब बना कौन, मीर जफर। अब मीर जफर जब बना तो भाई गिफ्ट देगा ना, भाई पहला पहला प्यार में पड़ा है, अब भाई को देना पड़ा गिफ्ट। और गिफ्ट किसको देगा, ब्रिटिश को। क्या क्या गिफ्ट दिया, जोड़ते जाओ इधर। मस्त मस्त गिफ्ट अभी मिलेगा। चलो, प्रियांशु बोल रहे सर हमको भी गिफ्ट चाहिए। कोई बात नहीं, 14 फरवरी आ रहा है। ठीक है बाबू, हाँ हाँ, इसको भी मिल जाएगा। तो पहला चीज लिखो
कि फाइनेंशियल हेल्प किया। किसको? मैं ये बता रहा हूं कि मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को क्या दिया। ठीक है, तो ये दिया गिव फाइनेंशियल हेल्प टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड माय डियर ऑनलाइन फ्रेंड्स, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैडम जी एंड सर जी, बिकॉज ऑफ कि आप नहीं क्लास में आए हो तो मैं एनर्जी खत्म काहे करूं। इसको हिंदी समझ में आ जा रहा है तो मैं हिंदी में नहीं लिख रहा। ठीक है, आप क्लास में आइए, हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। थैंक यू माय लॉर्ड। चलिए वापस, आपको समझ में आ रहा है इंग्लिश टू हिंदी? हाँ, तो मैं हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 बच्चे मेरे इंग्लिश वाले हैं और आज बेटा खत्म टॉपिक। ठीक है, चलो। तो फाइनेंशियल हेल्प दिया, कैसे कैसे दिया? अरे पैसा, माँ कसम इतना पैसा भाई, 2,75,000 पाउंड दे दिया। किसको? 2,75,000 पाउंड। ये काहे के लिए दिया? वॉर इम्यूनिटी, यानी कि युद्ध के बदले। ठीक है, और भाई साहब देख रहे हो 2,75,000 पाउंड, अलग ही चोचले चल रहे हैं। इसके अलावा 1757 में युद्ध हुआ और 60 तक ये बैठा था। 1757 से 60 तक लगभग 22.5 मिलियन, जी हाँ 22.5 मिलियन पैसा दे दिया। एक ही बार नहीं, धीरे धीरे, कि यार बेबी आज तो पहली बार मिले हो, पैसा दो, ये लो गिफ्ट, फिर दूसरी बार ये लो गिफ्ट, तीसरी बार ये ले गिफ्ट। ऐसे गिफ्ट करते करते भाई साहब 3 साल में पूरा बर्बाद हो गया भाई साहब, अब पैसा ही पैसा, 22.5 मिलियन। तो ये फाइनेंशियल इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो एक्चुअल में मराठा और मैसूर को हरा पाना ना इम्पॉसिबल था, बट हराया क्यों? क्योंकि भाई भरपूर पैसे मिल रहे थे बंगाल से, इधर के पैसे यूज कर रहा था, इधर बेदनादन मार रहा था। ठीक है, तो अभी हम मैसूर और मराठा पे जाएंगे, अभी इधर समझो। तो पैसा मिल गया। इसके अलावा गिव 24 परगना, 24 गांव दे दिया, परगना हिंदी में भी बोलते हैं, टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भाई साहब यहां भी नहीं रुक रहा है, 24 गांव। सोचो, अब 24 गांव से जितने पैसे आ रहे हैं सब मेरा। अब भाई साहब एकदम मस्त अमीर अमीर वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, 24 गांव भी मिल गया, इतने पैसे मिल गए। ठीक है, और लास्ट में क्या बोलता है पता है? भाई साहब हम ना ट्रीटी कर लेते हैं। कैसा? हम म्यूचुअल फ्रेंड बन के रहेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब तू मेरा भाई है, ठीक है, और मैं तेरा भाई हूँ, दोनों को। अब मुझे ये समझ नहीं आता, भाई तू मेरे से इतने पैसे ले लिया, मेरे से गांव ले लिया और बोलता है भाई हूं मैं तेरा, ये कैसे हो गया? तो ये बेवकूफ बनाने के एक निंजा टेक्निक। अपन नहीं बोलते हैं तू सो जा मुझे नींद आ रही है और रात भर इंस्टाग्राम चल रहा है। ठीक है, तो वही निंजा टेक्निक है बेवकूफ बनाने के, कि भैया हम म्यूचुअल फ्रेंड बन जाते हैं। इतने पैसे लेने के बाद तो म्यूचुअल फ्रेंड बन रहा है, गजब बात है। तो ये आपका बैटल ऑफ प्लासी का इफेक्ट पड़ा। तो मीर जाफर को इतना देना पड़ा। मीर जाफर शुरू में तो बड़ा खुश था, यार नया नया रिलेशन में गया हूँ, मस्त मजा आ रहा है भाई, नया राजा बना हूँ, शासक नवाब। धीरे धीरे इसकी हालत खराब होना शुरू हो गया। तो 1760 में, लिख लिए ना इतना, अब ध्यान से समझना, इतना देने के बाद भाई साहब को 1760 में पता चला कि भाई मैं गलत इंसान के साथ आ गया हूं। अब ये धीरे से उनकी बात मानना बंद कर दिया। भाई बात कैसे मानेगा? पैसा रहे तब तो, सब तो खाली करवा लिए, मतलब खून चूस लिया पूरा। अब बात मानना बंद किया, क्योंकि इस समय तक ना तो इसके पास आर्मी थे ना कुछ और। तो ये क्या किया, याद रखना, कैसे हमें पता चला कि बात मानना बंद किया? तो इसने डच से मदद मांगी। ठीक है, डच से मदद मांगी। कैसी मदद? मिलिट्री मदद, सैन्य शक्ति। और जैसे ही अंग्रेजों को पता चला है तुम्हारे जिंदगी में कोई और है, हमसे धोखा, और दे दनादन, दोनों मार खाए दोनों। डच को बोलता है तू मेरे वाले पे लाइन मारेगा हैं? ये बताता हूं।
तो यहां पे हुआ बैटल, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदारा। और बैटल ऑफ बेदारा में जो भाई डच को पीटे हैं इन लोग, और डच को पीटने के बाद बोलते हैं बेटा अब तू निकल, ब्रेकअप, ठीक है, तू अब मेरे लिए कोई नहीं, मैं चला अब किसी और के साथ। किसके साथ? मीर कासिम, इसी का दामाद था। मीर कासिम को बोलता है माय डियर कासिम, पैसा देगा? दूंगा। गद्दारी करेगा? नहीं सर नहीं करूंगा। बोलता है चल आ जा बैठ जा। तो इसको बैठा दिए, देख रहे हो, दामाद को हिला के बैठा दिए। ठीक, तो ये आप याद रखना, बैटल ऑफ बेदारा हुआ 1759 में हुआ था, और फाइनली 60 में इसको हटा के फाइनली 60 में कौन आ गया? मीर कासिम। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? एक बार ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में किसी को डाउट होगा तो। ये आपका मीर जाफर तक हम पढ़ लिए, यहां तक लिखो, फिर कासिम पे चलते हैं। हेल्प मांगा था, ब्रिटिश के बीच में लड़ाइयाँ हुई और उसको फिर बाद में हटा दिए। तो अब मीर कासिम नया टॉपिक रहेगा, लिख लिया यहां तक। बेदारा, ये मेरा आवाज कहाँ सुनाई दे रहा है? अच्छा मैं हूं। मीर कासिम, इसका टाइम पीरियड होगा 1760 से 63। अब दिमाग में रखना कि भैया हमको एक और लड़ाई लड़ना है, बक्सर, ठीक है, तो बक्सर का ग्राउंड बनाता हूं। कंपनी चाहता था कि हम एक पपेट शासक ले आए, और मीर कासिम, देखो भाई, मीर कासिम था थोड़ा सा अपने मन से करने वाला, तो इन दोनों के बीच में ज्यादा चली नहीं। कंपनी चाहता था कि पपेट शासक आए, बट ये अपनी मर्जी का करता था, इसने अलग अलग कदम उठाए। तो मीर कासिम के क्या क्या स्टेप हैं पहले हम ये समझ लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ कैसे हुई। या तो आप स्टेप लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो रीजन बिहाइंड बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर के युद्ध के पीछे का कारण, या फिर स्टेप टेकन बाय मीर कासिम। तो गुरुजी चलिए हम देखते हैं, मजा आएगा अभी तो। समझ में आ रहा है बाबू? गुड। तो पहला कारण, पहला क्या किया, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया, सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर कासिम घर घर कासिम। तो भैया खुद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, सेल्फ एम्पावरमेंट, खुद की शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे? अपनी पहली बात, कैपिटल शिफ्ट कर दूंगा, तेरे साथ रहूंगा ही नहीं है, रहूंगा तब तो तू शक करेगा ना मेरे पे, या फिर रोकेगा, मैं जा रहा कहीं और, बिलासपुर छोड़ रहा मैं जा रहा रायपुर, वहीं रहूंगा तेरे से दूर। तो ये क्या कर दिया, अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया। कैपिटल शिफ्ट कहां से कहां तक किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो याद रखना, मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, ऐसे ब्रिटिशर्स लिखते थे, मुंगेर ऐसे ही इंडियंस लिखते थे। तो आपको जो लिखना है लिख लो, मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ठीक है। इसके अलावा इसने मुर्शिदाबाद में ही कैनन फैक्ट्री, कैनन यानी गन, छोटी 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 फैक्ट्री लगवा दिया, ठीक है। तो कैनन फैक्ट्री लगवा दिया, इस्टेब्लिश कैनन फैक्ट्री एट मुंगेर। मुंगेर में क्या कर दिया, कैनन फैक्ट्री लगवा। कैनन मतलब लाइक गोला बारूद मारने वाला रहता है ना, उसी तरीके से हथियार समझ सकता है, सिंपल सा हथियार समझो, हथियार, कैनन जैसे तोप वगैरह बारूद लगा के ऐसा मारते हैं ना जोर से, वही वाला। तो ये तो अपना स्टेप लिया ना, लेकिन इससे पीछे थोड़ा सा ये समझ लो कि जब ये इसको शासक बनाया गया तो कुछ तो दिया होगा, तो देने वाला पहले समझ लो,
ठीक है, का दिया था, फायदा का करवाया था। तो फायदा में आप याद रखना जमींदारी राइट्स दे दिया, ओ नहीं, हाँ शुरू में, इससे पहले ही जमींदारी राइट्स, नहीं रीजन में नहीं, बस ये लिखो कि ये आने के बाद क्या क्या किया। ठीक है, तो मान लो कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जमींदारी राइट्स दिया, कौन कौन से गांव का, तो बर्डवान पहला गांव, बर्डवान, दूसरा मिदनापुर, मिदनापुर, और तीसरा चितगांव, चितगांव, चित पड़ गया भाई, इतने पैसे दे दिए कि बर्दवान, मिदनापुर, चितगांव, बर्दवान, मिदनापुर, चितगांव। देखो चीता भाई मिडनाइट में बर्थडे मना रहा है, ठीक है, चित भाई मिडनाइट में बर्थडे मना रहा है, चित गांव, मिदनापुर, बर्दवा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। तो ये ग्रांट जमींदारी राइट्स दे दिया। इसके अलावा 29 लाख रुपए दिया था, कितना दिया था, 29 लाख घूस, 29 लाख रुपी, किसको, टू ब्रिटिशर्स। तो ये दो चीजें दिया था सत्ता में आने से। उसके बाद ये पहला लिखना, सेल्फ एम्पावरमेंट, कैपिटल शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, इसके अलावा कैनन फैक्ट्री बना दिया। अब सोचो आप मेरे बदौलत आप सत्ता पे आए हो, ठीक है, और आपने मेरे से पूछे बिना आपने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, आपने मेरे से पूछे बिना आप अपनी हथियार फैक्ट्री बना रहे हो, कैनन फैक्ट्री लगा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं गद्दार हो तुम, है ना, पूछ लो मेरे से, दिक्कत हो जाएगी आगे। अब ये तो छोड़ो, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, इकोनॉमिक रिफॉर्म कर दिया, टैक्स लगाने शुरू कर दिए, पूछा ही नहीं उनसे, किनसे, अपने मालिक से, कौन, ब्रिटिश। तो दूसरा लिखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना शुरू कर दिया, यानी आर्थिक सुधार करना शुरू कर दिया। आर्थिक सुधार में क्या क्या किया, तो नया टाइप का टैक्स लगा दिया, इमरजेंसी टैक्स, खजरी जामा बोलते, कहाँ जामा, खजरी जामा, खजरी जामा टैक्स, ये इमरजेंसी टैक्स लगा दिया, इमरजेंसी टैक्स बाबा। ठीक है, अब सोचो यार, में से बिना पूछे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, घूमने कैसे जा सकते हो तुम, मेरे को बताओ। ठीक है, तो बिना बताए तुम टैक्स लगा दिए, बिना बताए तुम कैपिटल शिफ्ट कर दिए, मजाक चल रहा है क्या। तीसरा भाई, राम नारायण को पनिश कर दिया, राम नारायण एक आदमी था, ठीक है, उसको पनिश दे दिया, काहे के लिए, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ दिया था। अब ये बता, देखो राजा बस बनाया हूं, औकात मेरा, तू यार हर काम कर रहा है, खुद को राजा समझ रहा है, कैसे, तू पनिश भी दे रहा है, तू कैपिटल भी शिफ्ट कर रहा है, तू हथियार भी बना रहा है, तू इधर नया टैक्स भी जोड़ रहा है, हमको बताओगे, तो नहीं बताऊंगा सर। तीसरा तीसरा लिख लो, ये पनिशमेंट भी देने शुरू कर दिया, किसको दिया पनिशमेंट, राम नारायण, लोहिया मत जोड़ देना, राम नारायण फॉर ब्रेकिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कानून तोड़ने के उसमें पनिश कर दिया राम नारायण को। अब इतने रीजन काफी थे, काहे के लिए, मीर कासिम को गद्दार साबित करने के लिए, ठीक है, कि भैया तुम गद्दार हो। और इसके साथ साथ और बढ़ावा कर दिया इसने, क्या कर दिया कि ये मुंगेर घूमने चल दिया, कौन, एक आर्मेनियन गन पाउडर मर्चेंट था। गन पाउडर मतलब कि आप समझ सकते हो जो अकबर ने यूज किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। गन पाउडर का मतलब आप सिंपल सा हथियार में ही कंसीडर कर लो। ये आर्मेनिया, क्या हो गया, बोर हो रहा है, हाँ, कौन है ऐसा, देखा, हाँ, भाभी का कौन है, चाची का कौन है, अच्छा रख ले, अरे रख रख ले, रख ले बेटा, रख ले। मैं क्या बोला,
तो उसको वो तो सबको पता है। नहीं वहां भी नहीं है यहीं पे, थोड़ा सा हिल गया है। छुट्टी मना दी भाई आज। हम हम आए हैं तो हम सबको भगा भी तो दिए हैं सर। देखो, हम में हमको मत जोड़ो, हम नहीं है। चलो यहां तक क्लियर है। अब इसमें देखो, इंसान जब किसी को मारना शुरू करता है ना, चारों तरफ से मारता है। इतना कर ही रहा था कि इसको और एक्सीलेट कर दिया। कैसे कर दिया? एस्केलेशन का मतलब होता है वृद्धि कर देना, उसी में बढ़ावा कर देना। क्या किया? आर्मेनियन आर्मेनियन व्यापारी था। आर्मेनिया एक जगह है, ठीक है। आर्मेनियन व्यापारी था जो कि क्या के व्यापार करता था? गन पाउडर का। ठीक है, गन पाउडर मेडिवल हिस्ट्री में अच्छे से समझोगे। गन पाउडर का व्यापार करता था। ये घूमने आ गया कहाँ? मुंगेर में। अब जब मुंगेर में घूमने आया तो ब्रिटिशर्स को लगता है भाई हो सकता है ये गन पाउडर लेन देन करने के लिए आया हो। तो यहां से ब्रिटिशर्स के माइंड में डाउट आना शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? डाउट करने लगे। किस पे? मीर कासिम पे, कि भाई तू जरूर मेरे को धोखा दे रहा है। ठीक है, धोखा दे रही है भाई तू तू कहीं और तेरा चक्कर चल रहा है, तू अब लॉयल नहीं है मेरे लिए, तू तो अब गया बेटा। अब इसके बाद फाइनली ऐसे और 3-4 काम हैं उसके, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट में बस इतना समझो कि अब तक समझ में आ चुका था मीर कासिम को कि बेटा मैं तो ब्रिटिशर से लड़ने नहीं पाऊंगा, आर्मी तो है नहीं मेरी। सारी आर्मी कौन ले चुका है? ब्रिटिशर्स ले चुके हैं। सब्सिडरी अलायंस आगे पढ़ाऊंगा मैं, सब्सिडरी अलायंस सॉरी। तो उसमें देखोगे कि इन आर्मी नहीं रख सकते। तो अभी बस इतना समझो कि मीर कासिम को ये समझ में आ गया है कि वो ब्रिटिशर्स को हरा नहीं सकता। तो मीर कासिम भाग गया यहाँ से, बोलता मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं रह रहा तेरे घर में। मीर कासिम भाग के चला गया कहाँ? अवध में। अवध में जाके बोलता है भाई साहब देख लो, बचा लो भाई, बहुत दुख हो रहा है, ये पटक पटक के मारेगा मेरे को। तो यहाँ जाके अलायंस बनाता है। ठीक है, अलायंस में 3 को जोड़ता है। पहला कौन? शाह आलम, याद है? शाह आलम सेकेंड, ये कौन है? मुगल बादशाह। शाह आलम सेकेंड को जोड़ता है। उसके अलावा अवध के सुजाऊ दौला, याद रखना वो सिराज था, ये सुजाऊ है। सुजाऊ दौला कहाँ के? अवध के। और तीसरा खुद कौन? मीर कासिम। ठीक है, तीनों का गुट बनाते हैं इन लोग, अलायंस बनाते हैं। और इधर अलायंस में इधर कौन था? वर्सेस ब्रिटिश। ब्रिटिश साइड से कौन लड़ रहा था? तो मेजर मुनरो, याद रखना, इधर था मेजर मुनरो। और जो लड़ाइयां फिरती है भाई, इधर सालम, सुजाऊ दौला, मीर कासिम, ब्रिटिश, इधर फुल लड़ाई। और लड़ाई ऐसी कि भाई साहब मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कौन किसको मारे जा रहा है। कैसे? इनके पास था लगभग 70,000 सोल्जर। ठीक है, कितने सोल्जर थे? इन 3 इडियट्स के पास 70,000 सोल्जर थे। और इसके पास मात्र थे 1/10 मान सकते हो। ठीक है, मात्र आपके पास 7,000 6,000 के आसपास सोल्जर थे। 70,000 वर्सेस 7,000 के बीच में जो लड़ाइयां भिड़ी, और लड़ाई करते 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 दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, और इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ? 1764। अब बैटल ऑफ बक्सर में जो सुजाऊ दौला के सुजाए हैं मार मार के, वहां कसम भग गया वो। ठीक है, मीर कासिम बोलते माफ करो भाई, गलती हो गई। ठीक है, साला बोलता है हम क्या करें, दिल्ली छूट गया, हम कहाँ जाए। बोलता कोई बात नहीं रुक। अब इसके बीच में इन लोग के बीच में हुआ ट्रीटी। ठीक है, कौन से ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, और इलाहाबाद के बाद इनकी जो पावर है और बढ़ गई। कैसे? हाँ इसको समझो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ और फाइनली ये वॉर
कंप्लीट हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या क्या हुआ था इसको बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लो। और यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ऑनलाइन में कौन कौन है देखो तो, कितने लोग हैं? बग गए? देखो ऑनलाइन कोई डाउट है? तो माताएं बहनें देवियों सज्जनों कोई डाउट है तो बताइए। दो लोग हैं, एक तो संदीप भैया होंगे हमारे, वो भी पढ़ रहे हैं भाई। क्या संदीप भैया समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? एक ही लोग बचे भाग गए। अब सिर्फ संदीप भैया है, संदीप भैया है ये। हो गया इतना? आज आप लोग का फायदा हो रहा है, आज लंबा पढ़ाऊंगा मैं। चाह तो रहा हूं बट क्या है ना, मैं वो टीचर हूं ना कि कितना भी खींच लो तेज हो ही नहीं पाता मेरे से। मैं जब तक एकदम डेप्थ जाके ना पढ़ाऊं ना, तब तक फील नहीं आता अंदर से, मतलब ऐसा लगता है ना, अधूरापन लगता है कि कुछ तो छूट गया। नहीं तो आप कोई सहपाठी होगा अगल बगल कोचिंग में देख लेना, उनकी नोट्स क्या लिखवाते हैं। बैटल ऑफ पलासी 1757 किसके किसके बीच? सिराज और ब्रिटिश। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच? तीन अलायंस इधर। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद खत्म। चलो नेक्स्ट टॉपिक मैसूर। क्या क्या तू कर लिया लिखवा के? सिलेबस कंप्लीट, बाहर में जा। अब देखो इधर भाई, कम से कम पहले बैकग्राउंड तो बता कि काहे लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई, कैसे। मीर कासिम को ब्रिटिशर्स ने ही तो अपॉइंट किया था, तो ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि ब्रिटिशर्स जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई हो गई? दिक्कत है, तो ये चीजें समझाना पड़ेगा, टाइम तो लगता है गाइस। चलो एनीवे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहां पे ध्यान रखना, मीर कासिम को हटा के वापस मीर जफर को शासक बना दिया गया। मीर जफर से पूछा गया दोबारा गद्दारी करोगे? बोलता नहीं मालिक, नहीं करूंगा गद्दारी, माफ कर दो मालिक, पिछली बार गद्दारी हो गया था, अब नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब इसको वापस बैठा दिया गया। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ तो पहले समझते हैं। जो हमारे पास शाह आलम थे, शाह आलम सेकेंड, इनको वापस दिल्ली के गद्दी पे बैठाया गया और बोला गया कि चचा ज्यादा मगजमारी मत करना। तो बोलता क्या है कि आप लोग नॉमिनल हेड हो। क्या हो? नॉमिनल हेड। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, दिखावे का। वास्तविक पावर किसके पास? आप उनके पास। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स माई बाप, तुम बीच में मोहरे। ठीक है, तो पहला काम। दूसरा बोलता है कोई बात नहीं, तुम बोलते हैं मालिक बैठा तो दिए, कुछ तो काम दे दो, खर्चा कहां से चलेगा? बोलते कोई बात नहीं बैठे रहो, तुमको हम देंगे क्या? पेंशन। ठीक है, क्या देंगे? पेंशन। पेंशन के पैसे पे आराम से चलते रह। तो 26 लाख रुपए पेंशन मिलेगा। ठीक, 26 लाख रुपए इसको पेंशन भी दे दिया। साथ में बोलते हैं मालिक थोड़ा सा और हो जाता है, कोई बात नहीं, लो दो गांव भी ले लो, कोरा और इलाहाबाद, ये दो गांव भी दे दिए। तब इससे रेवेन्यू कलेक्ट करना और चुपचाप आराम से पड़े रहना। ठीक है, तो 26,000 रुपए का पेंशन मिला, कोरा और इलाहाबाद दो गांव भी दे दिया गया। उसके अलावा रिटर्न में क्या मिला?
तो रिटर्न में भैया मैं तुमको इतना दे रहा हूं तो कुछ दोगे तुम भी, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी चलता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना गिफ्ट दिया है, तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो बोलता है हम आपके लिए ये करेंगे मालिक। क्या करेंगे? तो इन रिटर्न इसने दीवानी राइट दे दिया। दीवानी राइट का मतलब होता है, हिंदी में भी दीवानी बोलते हैं, पैसे कलेक्ट करने का अधिकार, ठीक है। तो दीवानी राइट कहां कहां का दिया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो 3 जगह का दीवानी राइट मिल गया किसको? ब्रिटिशर्स को। बोलता है वाह, ऐसे ही मिल मिल के आना लड़ने, मेरे को तो फायदा ही हो रहा है, ठीक है। तीनों आए, मार भी खाए और देना भी पड़ा, ठीक है। तो ये दीवानी राइट्स दे दिया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। जगह का नाम है, जमीन, लैंड दे दिए। हाँ, एक्चुअल में ये लिए थे सिराज सुजाउद्दौला से ही, उतने डेप्थ में नहीं पूछेगा इसलिए मैं नहीं बताया। उसके अलावा और क्या किए? तो बोलते हैं भाई देखो मुर्शिदाबाद जो तुम भाग चुके हो, मीर कासिम भागा था ना, तो मुर्शिदाबाद में हम अपना रेसिडेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रेसिडेंस, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश का रेसिडेंस बन गया, ठीक है। और क्या हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में? यहां पे चालू हो जाएगा अब डुअल गवर्नमेंट, दोहरी शासन। यहां पे लगा लो एक बड़ा सा स्टार, क्योंकि हम इसको समझेंगे 50 सेकंड बाद। 5वां, सुजाऊ से भी तो कुछ लो, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला से हमने लिया, बोला कि भाई साहब देखो वॉर किए हो, वॉर में इतना नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बोलता मालिक मैं करूंगा। तो कर दे भाई, कितना करेगा? 5 मिलियन। क्या करेगा? 5 मिलियन, ठीक है। युद्ध की मीर जफर नहीं, कौन? ये वाला, ये वाला नहीं, ये हम लोग खुद बनाए ना कि मैं अब मुर्शिदाबाद में रेसिडेंस बनाऊंगा। हाँ, इन तीनों के साथ वो हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है ना, शाह आलम, मीर कासिम और सुजाउद्दौला, तीनों के साथ संधि हुई थी। अब समझते हैं दोहरी सरकार क्या होती है, दोहरी शासन क्या होती है, डुअल गवर्नमेंट। यहां तक लिख लिए? हाँ, कोई डाउट यहां तक हो तो समझाओ, मतलब बताओ। क्या चीज? 70,000 से ये एक्चुअल में इनके बीच में ही मतलब प्रॉब्लम ये हो गया था कि मिल गए थे उधर से, और इनकी डिसिप्लिन आर्मी थी ब्रिटिशर्स की। इनकी आर्मी क्या हुआ? आर्मी मेन था सुजाउद्दौला का, सुजाउद्दौला का आर्मी दे दिया गया मीर कासिम को। मीर कासिम अलग से लड़ाई अपना लड़ रहा है, बेवकूफ़ी कर दिया, ठीक है। उधर से दूसरी बात, सुजाउद्दौला जैसे इधर मार खाना शुरू किया तो एक नदी था, यमुना नदी में भी शायद, यमुना नदी डाक के आगे चल गया। यमुना नदी डाका, उसमें एक पार होने के लिए लकड़ी का बना हुआ ब्रिज बना था, उसको जला दिया, ठीक है। शाह आलम देखते रह गया कि मुझे कोई बचाओ। मीर कासिम जैसे मार खाना शुरू कर दिया, भग गया वो, सुजाउद्दौला भग गया, ठीक है। अकेला बच गया ये शाह आलम। तो ये मतलब मैनेजमेंट हुआ था, उसके वजह से हारे थे। एक्चुअल में ब्रिटिश के पास ऑर्डिनरी गन वगैरह था, डिसिप्लिन आर्मी थी, इनके पास कोई ऐसा चीज था नहीं। 5 मिलियन वॉर इम्यूनिटी, मतलब युद्ध की भरपाई करने के लिए। यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं कि डुअल गवर्नमेंट क्या होता है। डुअल गवर्नमेंट, दोहरी शासन। ये ले भाई तू पानी पी। आज लग रहा है कि तू एकदम फुल नशे में है। ठीक है, 31 दिसंबर है, मतलब समझ रहा हूं,
10 ही मिनट तो और पढ़ने हैं, ठीक है, और पढ़ाऊं तो दिन भर पढ़ा सकता हूँ भाई, ठीक है, नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन दिन भर तो मुझे भी जाना है कहीं, एंड पार्टी है ना, इसलिए तो मस्त अभी पढ़ा के निकलूंगा, है ना। चलो, डुअल गवर्नमेंट का मतलब है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब शक्ति तो है भैया मेरे पास, कोई काम नहीं है मेरे पास, काम तुम करो पैसे हम लेंगे, ठीक है, जैसे आजकल कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है, स्टूडेंट मेहनत करे, मैंने पढ़ाया सारा किसके ऊपर, टीचर नहीं लेता यार, ऐसा मत बोलो तो यही कोई कोई काम नहीं, शक्ति सारा हमारा, ठीक है, काम हम नहीं करेंगे, काम अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आपका मतलब किसको बोलोगे, अपने शासक को, मेरे को, सारी शक्ति मेरे पास, मतलब कि डुअल गवर्नमेंट का मतलब है कि सरकार कुछ इस तरीके से चलती है, एक होता है निजामत राइट, हिंदी में भी निजामत ही बोलते हैं, एक होता है दीवानी राइट, दीवानी राइट मतलब होता है पैसे कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, निजामत का मतलब होता है यहां की सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, निजामत का मतलब आप प्रशासन समझ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन समझ सकते हो, और दीवानी का मतलब आप राजस्व, रेवेन्यू, ठीक है भाई, तो निजामत इनको मिल गया, ठीक है, दीवानी इनको मिल गया, यहां का शासक कौन, नवाब, ठीक है, शासन कौन कर रहा है, नवाब, लेकिन पपेट है, मैं जो बोलूंगा वो कर, दीवानी राइट्स किसको, मेरे को, पूरे पैसे शक्ति मेरे, लेकिन राजा कौन है, नहीं नहीं मीर जाफर भी मत बोलो, कोई भी शासक, नवाब, तो भैया पावर भी मेरा, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो तेरे को करना, और सारी दीवानी राइट्स मेरे, तो डुअल गवर्नमेंट हो गई कि एक दिखावे की सरकार, मीर जाफर बैठा है, नवाब है अपन, असली पावर कौन है, अरे वो तो मालिक बैठा है उधर, ठीक है, इसी को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट में निजामत राइट मिल गया उसको, निजामत राइट कौन दिया, तो निजामुल दौला, निजाम उल दौला, ये कौन है, तो अभी आपको मैं जस्ट इधर देख लो, तुरंत लिखो मत, अभी जस्ट आपको बताया कि युद्ध के बाद मीर जफर शासक बना, मीर जफर की मृत्यु के बाद निजामुल दौला बना, ठीक है, तो ये अधिकार दे दिया निजामत राइट, और दीवानी राइट्स कौन दे दिया था, शाह आलम, तो दोनों राइट्स मिल गया, कहां पे, बंगाल में, तो इसी को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट होना शुरू हो गया। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, वैसे निजाम का पोस्ट यहां तक खत्म हो चुका था, अब हम डिप्टी सूबेदार बोलते थे, ठीक है, तो ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहां डिप्टी सूबेदार ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, किसके बदले, ब्रिटिशर्स के बदले, जैसे गवर्नर संभालता है ना राज्य में, सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हो, तो मीर जफर हो गया, मीर कासिम हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, बंगाल आपका कंप्लीट हो गया। गुरुजी कोई डाउट है तो बताइए, एनी प्रकार के कोई भी डाउट, बुझाइल पूरी कहानी कैसे अपन शुरू किए, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ, और सिराजुद्दौला से फाइनली खत्म किए हम बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, हाँ नहीं, डुअल गवर्नमेंट नहीं, सारी पावर अब आ गई ब्रिटिशर्स के पास, वो दिखावे के लिए बस हम उधर दे दिए,
सारी पावर इसके पास आ गई। ठीक है, तो हम हैदराबाद में पावरफुल हो गए, हम कौन, ब्रिटिशर्स। कार्नेटिक में पावरफुल हो गए, इसके अलावा आपका बंगाल भी हमारे अंदर आ गया। अब चलते हैं मैसूर की ओर। ठीक है, तो ब्रेक थोड़ी चाहिए, चाहिए, क्योंकि इतना लंबा बहुत ज़्यादा फैक्ट हो गया है। तो आप एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 45 मिनट और पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट, हाँ 1 बजे तक नहीं, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, जिसको वॉशरूम जाना है वो चले जाना। कि ब्रेक नहीं चाहिए, ऐसे चालू कर दें, चाहिए, चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो।
ओके, मैसूर डाल दो टॉपिक। बंगाल में कोई दिक्कत? चलो, सो मैसूर पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी चाहती थी कि सारा जितने भी छोटे छोटे प्रोविंशियल मतलब पावर है उनको भारत में या फिर खुद की कंपनी के अंदर मिला लेना। इनके पीछे उनके पास दो रीज़न थे या दो इनकी स्ट्रेटजी थी। एक पहला स्ट्रेटजी था डुअल गवर्नमेंट, जिसका यूज़ करके इन्होंने क्या किसको अपनाया? बंगाल को। ठीक है, बंगाल को, ब्रिटिश को नहीं, बंगाल को। ठीक है, इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी थी सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। इसका मतलब होता है सहायक गठबंधन। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सब्सिडरी अलायंस का मतलब होता है कि मेरा या दुश्मन आपका दुश्मन, आपका दोस्त मेरा दोस्त, आपकी आर्मी सारा मैं मैनेज करूंगा। ठीक है, ये सब हैं कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें, तो इसको हम बाद में समझेंगे। तो डुअल गवर्नमेंट और सब्सिडरी अलायंस, लेकिन इन दोनों से मैसूर और मराठा आपस में नहीं मिल रहे थे, मतलब इनमें नहीं मिल रहे थे, क्योंकि दोनों पावरफुल थे। तो ना तो वहां पे डुअल गवर्नमेंट चल पा रहा था और ना ही सब्सिडरी अलायंस। तो अंग्रेजों ने एक और रास्ता अपनाया, अनदर वे, और वो था मिलिट्री एनेक्सेशन, यानी सैन्य शक्ति। कि अब हम इनको क्या करेंगे? सैन्य शक्ति से, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से, ठीक है, सैन्य पावर से, सैन्य शक्ति से भारत में मिलाएंगे, आपस में मिलाएंगे अपने में। ठीक है, तो इसी को हम मैसूर में पहले अप्लाई करते देखेंगे और देन फिर हम मराठा पे चलेंगे। ठीक है, लेकिन मैसूर पढ़ने से पहले हमें मैसूर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से इसकी हिस्ट्री चली आई है। तो आप लोग मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर पढ़ोगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर ही इसकी शुरुआत थी। ठीक है, विजयनगर एम्पायर शुरू हुई, ये आप देख सकते हो 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में। उसके बाद यहाँ पे मैसूर में वुडियार राजा का, वुडियार शासन का मतलब वर्चस्व आया। तो आप 17वीं सेंचुरी के आसपास देख सकते हो कि यहाँ पे वुडियार डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी? वुडियार डायनेस्टी, जिसके राजा था कृष्ण राजा वुडियार, कृष्ण राजा वुडियार, ये था शासक। ठीक है, कृष्ण राजा वुडियार के शासन का मतलब शासक पे ये चल रहा था। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे इसके दो मिनिस्टर थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। पूरी कहानी को समझना, एक था नंदराज और दूसरा देवराज। ठीक है, दो शासक थे, इस मिनिस्टर थे, सॉरी, दो इसके मंत्री थे। कौन कौन? नंदराज और देवराज। इंद्र नहीं है ना, देवराज इंद्र। तो ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे। कृष्ण राजा से पावर लेके इन लोगों ने ले ली। इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक इनका मतलब अधिकारी था, सैन्य मतलब आप समझ सकते हो, हवलदार समझ सकते हो, बहुत छोटा पोजीशन पे था, हैदर अली। ठीक है, तो हैदर अली हवलदार पोस्ट पे था, बहुत नीचे पोस्ट पे था, लेकिन इतने कैपेबल था कि उसकी प्रमोशन बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग गई और प्रमोशन के थ्रू वो ज़्यादा मतलब पावरफुल होना शुरू हो गया। एंड फाइनली यहाँ की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो वुडियार राजा से लेके, यानी कि नंदराज देवराज से लेके, वो फाइनली हैदर अली अपना ताकतवर शासक बना। तो हमें मेनली मॉडर्न हिस्ट्री में हैदर अली से पढ़ना है। हैदर अली के साथ हम देखेंगे इसकी कुछ पॉलिसीज देखेंगे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का इससे लड़ाई हुआ। हम 4 लड़ाइयाँ देखने वाले हैं। फर्स्ट
एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें हैदर अली लड़ा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की मृत्यु हो गई, जिसको कंटिन्यू किया इसका बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है, तो टीपू सुल्तान इसको आगे कंटिन्यू करेगा और तीसरा और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के साथ लड़ा जाएगा। एंड फाइनली इसके बाद सब्सिडरी अलायंस साइन किया जाएगा ये वाला, और मैसूर हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक डाल लो इधर, हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली का टाइम पीरियड लिखना चाहो तो लिख लो 1761 से 1782 तक। उसके बाद हैदर अली के बाद कौन आया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का टाइम पीरियड भी लिख लो 1782 टू 1799। और इसके बाद फाइनली क्या हो गया? सब्सिडियरी अलायंस साइन हो गया, और ये किसके अंदर आ गया? ब्रिटिश सरकार के अंदर। नहीं, ये बाप है, ये बेटा है, तो बाप के बाद बेटा आया। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, सब्सिडियरी अलायंस लास्ट में साइन किया गया। मर जाता है वो। ठीक है, फोर्थ एंग्लो, कोई नेक्स्ट रूलर। ठीक है, वुडियार वापस आ गए। वुडियार डायनेस्टी जो शुरू में आया था, उन्हीं वुडियार के साथ में सब्सिडियरी अलायंस साइन हुआ और फिर वुडियार डायनेस्टी कंटिन्यू किया। चलो अब एक एक एंग्लो वॉर के एंग्लो मैसूर वॉर देखते हैं। तो पहला टॉपिक डालो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, पहले हम देख लेते हैं कि हैदर अली को ब्रिटिशर्स को हैदर अली से क्या खतरा था। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो टॉपिक डाल लो, वाई हैदर अली डेंजर टू ब्रिटिश। वाई हैदर अली डेंजर टू ब्रिटिश। तो इसके पीछे का इसकी पॉलिसीज है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। उठाना तो थैंक यू। पहला लिखो, मालाबार कोस्ट समझते हो ना? मालाबार कोस्ट में हैदर अली पूरा अपना कंट्रोल बना के रखा था ट्रेड के लिए। तो वहां से ये पेपर ट्रेड करता था। ठीक है, फिर उसके अलावा सैंडलवुड ट्रेड करता था। मतलब कि पूरी जो दक्षिण भारत का जो ट्रेड था, व्यापार था, उस पर कंट्रोल था किसका? हैदर अली का। पूरा मालाबार कोस्ट पे ये क्या कर लिया था? कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, यहां से व्यापार जो भी करता था वो सिर्फ हैदर अली करता था। और आपको याद है कि मद्रास किसकी टेरिटरी है? मद्रास में कौन है अभी? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साउथ इंडिया में अगर आप पूरा ट्रेड कर रहे हो तो फिर हम कहां जाएं? ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। इसके अलावा 1785 में टीपू सुल्तान पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, पूरी तरीके से एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया। ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे कौन? ब्रिटिशर्स, उसको पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया। तो ये लिख लो, 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, उसके अलावा तीसरा कि जो वहां के लोकल मर्चेंट थे, जो लोकल वहां के व्यापारी थे, उनसे जो ब्रिटिशर्स का व्यापार होता था उसको बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, कि अब जो लोकल व्यापारी हैं वो ब्रिटिशर्स से व्यापार नहीं करेंगे मैसूर में। तो ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चौथा, कि इनका जो रिलेशन था किससे? फ्रांस से, वो अच्छा खासा था। मतलब हैदर अली की फ्रांस से रिलेशन बहुत अच्छा था। तो ये फैक्टर था कि जब हमारा दुश्मन फ्रांस है और फ्रांस से उसकी दोस्ती अच्छा खासा है, तो हो सकता है दोनों मिलके मेरे को कल के दिन मार सकते हैं।
तो ये भी एक डर था किसके लिए, आपका ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो अब डालो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। एक को ही पढ़ेंगे आज, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर रिवीजन कब करोगे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। टाइम डाल दो 1767 से 1769। इसके पीछे का रीजन क्या था ये समझो थोड़ा सा। मैप बना लो छोटा सा। ये आपका क्या है, त्रावणकोर। ठीक है, ये है कार्नेटिक, मद्रास हो गया, निजाम हैदराबाद, उसके नीचे मद्रास, कार्नेटिक, त्रावणकोर, केरला, ये मैसूर, और ये मराठा। बना बना लिए। निजाम हैदराबाद, ठीक है, कार्नेटिक, मद्रास, त्रावणकोर, मैसूर और मराठा। एक्चुअल में क्या हुआ इस टाइम पीरियड पे, दो चीजें आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। एक, इस वाले एरिया में इस वाले एरिया में यहां पे थोड़ा सा बीच में जगह बचा हुआ था, और इस वाले एरिया में भी जगह बचा हुआ था। ठीक है, तो मैसूर क्या कर रहा था, अपना एरिया एक्सपांड कर रहा था। क्या कर रहा था, एरिया एक्सपांड कर रहा है। और जब ये एरिया एक्सपांड कर रहा था तो ये जो बचा हुआ जगह है इसको हम बोलते थे देशमुख। क्या बोलते थे, देशमुख। तो यहां देशमुख से लड़ाइयां होनी शुरू हुई, और इधर आप अगर एक्सपैंड करोगे तो मराठा से आपकी दुश्मनी बढ़ेगी, है ना। इधर जब आप अपना एरिया एक्सपैंड करोगे तो इधर निजाम से लड़ाइयां होगी, मद्रास में लड़ाइयां होगी। ठीक है, तो इन लोग सब आपस में मिल के इसके साथ लड़ना शुरू कर दिए, मैसूर के साथ। मतलब कि इधर आपका मद्रास हो गया, ठीक है, मद्रास के साथ, सॉरी मद्रास बोल रहा हूं, मराठा, मराठा के साथ कौन जुड़ जाएगा, निजाम, निजाम मतलब हैदराबाद, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, कार्नेटिक। ठीक है, और इधर अकेले कौन रह जाएगा, मैसूर। ठीक है, इधर हो गया मैसूर। इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो ही रहा था कि आपको पता ही है कि मैसूर पे ध्यान किसका था, ब्रिटिशर्स का। तो अंग्रेज बोलते हैं बढ़िया, एकदम लड़ो भाई साहब, बढ़िया से लड़ना। ठीक है, कैसे लड़ना, एकदम बढ़िया से, कहे कि मैं भी आ रहा हूँ। मैं कैसे आ रहा हूँ, तीन तीन है, मैं भी घुस जाता हूँ। मराठा हेल्प चाहिए, एकदम मस्त आर्मी है मेरे पास। ठीक है, अभी ब्रिटेन से मंगाया हूँ, एकदम मस्त गन है, एक बार मारेगा ना खोपड़ी खुल जाएगा। आजा भाई आजा, तो बोलता मैं भी आ रहा, इंग्लिश भी आ गया। ठीक है,
तो इन लोग सब मिलके किसके साथ लड़ना शुरू कर दिए? मैसूर के साथ। कौन कौन? ब्रिटिश, कार्नेटिक, ठीक है, निजाम और आपका मराठा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि मैसूर जो है मराठा के साथ समझौता कर लिया, कुछ घूस पस दे के कि छोड़ दे भाई, माफ कर दे, दोनों भारतीय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्नेटिक को भी वापस बुला लिया, कार्नेटिक को भी छोड़ो, निजाम को भी आपस में मिला लिया। अब जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट था वही आपस में मिल गया, है ना। अब कार्नेटिक निजाम सॉरी मराठा निजाम मेरे साइड। अब इसको देखो, वैसे तो शांत हो गया माहौल, लेकिन मैसूर को गुस्सा ही आया कि चलो इन लोग तीनों मिल गए, तू साला कमीना, तूने क्यों बीच में एंट्री मारी? तो बोलता रुक जा तेरे को बताता हूँ। तो इन लोग सब शांत हो गए। ये मैसूर जो इसको मारा है भाई, दौड़ा दौड़ा के, ठीक है, इसका मद्रास वाला एरिया, यहाँ पे मद्रास, इस एरिया पे कब्जा कर लिया। बोलता रख यहाँ से, जब हम आपस में लड़े तू क्यों आया भाई, मजाक चल रहा है, क्यों आया तू? बोलते मालिक वो तो बस आ गया था, ऐसी आया था। तो जो मारे हैं भाई इसको, ब्रिटिश बोलता माफ कर दो, माफी, ठीक है। तो फाइनली इनको फिर क्या करना पड़ा? माफी। माफी का मतलब ट्रीटी। तो कौन सा ट्रीटी हुआ? ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास की संधि की गई और फाइनली मद्रास की संधि में दो चीजें की कि जो भी हम जीते हुए जगह हैं उसको क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हम आपके मद्रास के जगह को लूटे हैं वो आप वापस ले लो। तीसरी चीज कि हैदर अली क्या कर दिया? दोस्ती दोनों के बीच में हो गई कि आज के बाद आप हमारे इंटरनल मैटर में कोई भी वॉरफेयर या फिर कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। तो ये दो संधि हुई किसमें? ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो याद रखना, पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर है उसके पीछे का रीजन ये बस यही था कि बीच में पड़ गया था। एक्चुअल में लड़ाई किसके किसके बीच में थी? मराठा और मैसूर के बीच। क्लियर है? थैंक यू। जो भी प्रिजनर था या फिर जो भी जमीन लूटे हुए थे उसको एक्सचेंज कर दिए। मैसूर। उसके अलावा दूसरा दोनों के बीच में संधि हुई, प्रॉमिस, ब्रिटिश प्रॉमिस किया कि आपके साथ कोई भी अगर लड़ेगा तो हम आपके मदद करने आएंगे, ठीक है। तो दूसरा ये कि अगर आपके साथ कोई लड़ा तो हम आपके साथ लड़ने आएंगे, ये प्रॉमिस किया। तो ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। यहां तक कोई डाउट? सेकेंड कल पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा लंबा भी है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कल हो जाएगा। कल मतलब 2 तारीख को। और उसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे आपका मराठा, ठीक है। तो परसों की क्लास में मराठा भी कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। कल छुट्टी, वैसे टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। टाइम टेबल आने के बाद ही भरोसा करें। किसका फोन है? अब खुश हो गया, देखो कि छुट्टी मिल गया। चलो, कोई डाउट है आज के क्लास में? समझ में आया? ओके, थैंक यू गाइस। चलो, आज लास्ट डे है, आराम से एंजॉय करो और कल से शुरू करो फिर से अपनी नई जिंदगी, ठीक है। ट्राई करो कि एक अच्छा सफ़र शुरू हो पाए। एंड ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। होपफुली आप अच्छे से अपनी लाइफ 2025 में स्टार्ट करो। ओके, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी एडवांस में। और कल फिर से हैप्पी न्यू ईयर बोलने आ जाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू।